कुमिते जिसको फाइट कहा जाता है और काता जिसको प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो कुमिते में मैंने फाइट स्पर्धा में मैंने उस वक्त डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। मतलब मार्शल आर्ट कोई भी आप सीखो तो एक इतना कॉन्फिडेंस, इतना मोटिवेशन हो जाता है पर्सन अपने आप में कि वो कर ये बोले हट, तो सामने वाला ये सुन के मैं डर गया पर अभी। हाँ, 2021 में अबू धाबी में एशियन चैंपियनशिप हुई जिजोत्सु की, उसमें मैंने देश को 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो जब एकदम मुझे से सडनली आपको न्यूज़ मिलता है ये? हाँ, सडनली न्यूज़ कि मिलता आपकी है। कैटेगरी जो है वो चेंज हो गई है। बिल्कुल, तो आप जान सकते हैं कि उस वक्त 61 kg मेरा वेट था और 5 से 6 किलो घटाना कोई आम बात नहीं है। सो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द ह्यूमन हैक्स पॉडकास्ट सीजन 2। मैं आपका दोस्त इस शो का होस्ट अजय कानपट आपका स्वागत करता हूँ फिर से। आज की हमारी जो मेहमान हैं, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, वो मार्शल आर्ट चैम्पियन हैं। वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप गेम खेल के आई हैं और एशियन चैम्पियनशिप जैसे गेम खेल के आई हैं। सो प्लीज़ वेलकम शिवानी मैम। नमस्ते मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक। ओके, सो बात करते हैं आज आपकी जर्नी के बारे में। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, थैंक यू सो आपके मच। सारे मेडल्स के लिए। थैंक यू। और बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि मतलब ये स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि जहाँ लगता है कि ऋषिकेश जैसे छोटे शहर से भी कोई कुछ इतना बड़ा सपना देख सकता है और उसे अचीव कर सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायरिंग लगी इनकी स्टोरी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बारे में बात करी जाए। सो थैंक यू सो मच मैम टू कम इन दिस पॉडकास्ट, है ना। हम बहुत खुश हैं कि आप इस पॉडकास्ट में आए और आपकी स्टोरी है वो लोगों तक पहुँचेगी। सो स्टार्ट करते हैं वहाँ से कि पहले आप ये बताइए दर्शकों को और मुझे जैसे अनभिज्ञ लोगों को कि जो मार्शल आर्ट के बारे में को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मार्शल आर्ट होता क्या है। मार्शल आर्ट, मैं यही कहना चाहूँगी कि मार्शल आर्ट अपने आप में एक ऐसी कला है कि जिसके लिए निहत्थे, या ये कहा जा सकता है कि खाली हाथ खुद की रक्षा करना। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि मैं मार्शल आर्ट खिलाड़ी की बात नहीं करूँगी, या कोई भी मार्शल आर्ट्स हो ऐसे जैसे मार्शल आर्ट्स में ताइक्वांडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, जुजित्सु, ऐसे बहुत से अन्य गेम ऐसे आते हैं जिसमें किसी भी शस्त्र का प्रयोग किए बिना वो अपनी रक्षा कर सकता है। और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मेरी लाइफ का अपनी जर्नी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। 2007 में मेरी जो स्कूलिंग हुई है हरीशचंद्र गुप्ता आदर्श कन्या इंटर कॉलेज से हुई है, जो कि एक गर्ल्स कॉलेज है। उसमें 2007 में एक प्रोग्राम आया था कि गर्ल्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, एक आत्मरक्षा के लिए उनको कराटे का एक बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा कि ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके और एक डर खुल सके, सबसे बड़ी बात है। और तो उस टाइम पे स्कूल का ये था कि उन्होंने ये बोला कि भाई अपने घर से एक एप्लीकेशन लिखवा कर लेके आओ और कि उस पर पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए कि अगर आपको ये सीखना है तो इस घर वालों की रजामंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने पेरेंट्स से बात की, तो मेरे खुद 3 भाई और मैं सबसे छोटी बहन हूँ, एक ही बहन हूँ। तो पेरेंट्स का, क्योंकि पहले टाइम पे थोड़ी सोच ये होती थी कि लड़कियों को लड़कियों के तरीके से ही रखा जाए, लड़कों को थोड़ा लड़कों के तरीके से रखा जाए। आज के टाइम पे तो खैर लड़कियों को बहुत अधिकार और बहुत महत्व दिया जा रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो उस समय पे वही पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, हमारी 3 लड़के, हम चौथे को 3 लड़के, मतलब हम चौथे को लड़का नहीं बनाना चाहते, हमारी लड़की ही ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा, मतलब मस्ती कह लो, मजाक कह लो, या थोड़ा चीट कह लो। तो मुझे बचपन से ही शौक था कि मुझे कुछ लाइक आर्मी में जाना है, मार धाड़ ये सब पसंद था, मारना पीटना बचपन से ही पसंद था। तो तब मैंने खुद ही एप्लीकेशन लिखा, साइन किया और अच्छा, खुद ही सब कुछ कर दिया, खुद ही सबमिट कर दिया। और तो उस वक्त स्कूल वालों ने पूछा तुम्हारे पेरेंट्स ने सच में इसमें साइन किया है? तो मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ, उन्होंने ही साइन किया। तो उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया। तो उसके बाद उस टाइम पे फीस होती थी 40। सॉरी टू इंटरप्ट, पर आप बताना चाहेंगे ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप? 2007 का। हाँ, उस वक्त मैं 7th क्लास में होती थी। अच्छा, यस। और तो उस टाइम पे फीस होता था 40 रुपीज़। उस टाइम पे 40 रुपीज़, या उस टाइम का 40 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम के लिए। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो था ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया है। तो उस टाइम पे जो पॉकेट मनी मिलता था तो वही मैं जमा कर करके वही मैं आगे मैं सबमिट करती थी। और एक समय ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुई। डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में कराटे जो गेम है उसमें 2 स्पर्धा होती है, कुमिते जिसको फाइट कहा जाता है और काता जिसको प्रेजेंटेशन कहा जाता है।
तो कुमीते में मैंने फाइट स्पर्धा में मैंने उस वक्त डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। यस, और मेरे कोच जो थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनको पहली बार में आपका गया गेम और पहली बार नहीं। मेरी आवाज़ जो बहुत शाउट तेज होता था, मैं यही कहूँगी कि देखो मार्शल आर्ट जैसा जो गेम है ना, उसमें लड़कियों की आवाज़ खुद ही ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपने कभी देखा होगा कि कभी आप देखोगे रोड पे चलते हुए लड़कियों को तो वो बहुत साइलेंट बोलती है, नहीं ओके ठीक है, बहुत सॉफ्टली बोलती है। और कराटे में आके मतलब मार्शल आर्ट कोई भी आप सीखो तो एक इतना कॉन्फिडेंस, इतना मोटिवेशन हो जाता है पर्सन अपने आप में ही कि वो अगर ये भी बोले हट तो सामने वाला ये सुन के मैं डर गया पर अभी तो बट इस तरह का ही लाउडनेस आ जाता है एक वो वैसे ही डर जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद स्टेट चैंपियनशिप किस कारणवश नहीं हो पाई। नेशनल इवेंट था पंजाब में और तो उसके लिए घर वालों की परमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और उस टाइम पे फीस भी 1200 रुपये थी। और 1200 रुपये और 1200 रुपये पे करना एक पॉकेट मनी से तो नहीं कर सकते आप। यस, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी पे करना बहुत बड़ी चीज़ होती है और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो तब मेरा सिलेक्शन हुआ, घर में बताया तो बहुत मार पीट, बहुत मारा गया हुआ उसका हाँ, तो बहुत डांटा भी कि बिना पूछे, क्योंकि देखो एक लड़कियों के लिए बिना पूछे कोई भी कदम उठाना बहुत बड़ी थोड़ा रिस्क रहता है। यस, तो उस टाइम पे बहुत किया कि ऐसा क्यों, लेकिन फाइनली भूख हड़ताल ये सब किया। तो सारे पैतरे आपने आजमाए। हाँ, सारे पैतरे आजमाए। भूख हड़ताल केवल घर वालों के लिए थी, अदरवाइज हमारे ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है, नाश्ता लंच मेरा वहीं पे होता है। अच्छा, वहीं खाती थी? हाँ, मैं रनिंग मार के जाती थी, वहीं खाते थे और आते थे। और एक दिन ऐसा आया जी, और ये कौन सी क्लास थे आप उस टाइम पे? 2007 7th की बात चल रही है सारी है। हाँ, मेरी ईयरली क्लासेस चली है। तो ये 7th क्लास में आपका इतना तेज दिमाग चल रहा था इन चीज़ों को लेकर? क्योंकि गेम के प्रति मेरा एक जुनून था। मैं कह रही हूँ, मैं बचपन से ही ऐसा था कि मुझे कुछ ऐसा ही करना है जिसमें मतलब मुझे मारपीट करने की फुल छूट मिल जाए। तो ऐसा वो यूज़ आपने उसको गेम्स में कर दिया। हाँ, और बिल्कुल एक गेम भी मुझे ऐसा मिल गया जिसमें आवाज़ भी मेरी पहले से ही लाउड थी और उसमें और ज़्यादा मेरा खुल गया जी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस वक्त नेशनल चैम्पियनशिप पंजाब में हुई थी, अमृतसर में, तब मैंने वहाँ सिल्वर मेडल अचीव किया था। हाँ, उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक यही रहा कि 12th क्लास तक तो यही रहा। हर बार पेरेंट्स को यही कहा ये लास्ट इवेंट है, प्लीज़ मुझे भेज दो, लास्ट इवेंट है, प्लीज़ मुझे भेज दो। और मैंने अभी कभी भी अपने मम्मी पापा को निराश नहीं किया, हमेशा मैं मेडल जीत कर लेके आई। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। तो मुझे तो कैसा रहा उनका रिस्पॉन्स? आपने पहली बार नेशनल के लिए आपने अपने भूख हड़ताल वगैरह करी, फिर वो उनको क्या लगा? वो पहले बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि ठीक है डिस्ट्रिक्ट लेवल ठीक है, लेकिन नेशनल लेवल अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल होता है। हर माँ बाप को देखो अपने बच्चे की वो होता है कि कहीं लग ना जाए कुछ ऐसा। और जब मैंने उन्हें वहाँ से कॉल किया कि मैंने सिल्वर मेडल अचीव किया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने उनका विश्वास जीता है कहीं ना कहीं और उन्होंने विश्वास करके आज 2024 चल रहा है और मुझे आज तक सपोर्ट करते हैं। क्या बात तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज आप घूम रही हैं बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में, रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया को। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ना ये जानना रहेगा आपसे, क्योंकि जैसे मैं भी आपसे एक बार डिस्कस भी कर रहा था कि मैं चंदू चैंपियन मूवी देख रहा था। हाँ। तो उससे मुझे काफ़ी हद तक चीज़ों के बारे में मतलब बहुत सारी चीज़ें लगी कि कितना एक फाइट करना पड़ता है एक स्पोर्ट्स प्लेयर को ना। तो मैं जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स मेंटेलिटी जो होती है स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए ना, या फिर जो लोग हमें देख रहे हैं जो कभी स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं, वो अपना विज़न देख रहे हैं कि वो कभी इस तरह की गेम जैसे आप खेल रही हैं, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप या एशियन चैम्पियनशिप, वहाँ तक जाने के लिए किस तरह की मेंटेलिटी चाहिए होती है? मैं स्पोर्ट्स मेंटेलिटी को लेके यही कहना चाहूँगी, जो एक स्पोर्ट पर्सन होता है कि काफ़ी लोगों की सोच ये होती है कि ठीक है उसकी पर्सनैलिटी है, जिम जाता है, बॉडी मजबूत है तो हाँ ये प्लेयर होगा, ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो एक स्पोर्ट पर्सन होता है उसका दिमाग का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो अपने दिमाग को मजबूत कर लेगा, दिमाग को काबू में कर लेगा, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को जब वो काबू में कर लेगा तो उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो उसमें ऑलरेडी दिमाग ऑटोमेटिकली आ जाता है कि हाँ अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो जैसे कई बार सिचुएशंस कुछ ऐसी आ जाती है लाइक हम मैट पे हैं, हम लड़ रहे हैं और सामने कुछ ही सेकंड्स का फासला है और मतलब 2 पॉइंट्स हैं, कुछ सेकंड का फासला है कि स्कोर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त आप राज्य को या अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस वक्त जो हमारा दिमाग है वो इस पे काम करना चाहिए कि मेरा फुल फोकस ये है कि मुझे स्कोर किस तरह निकालना है, कि ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरी बॉडी में चोट लग गई
मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट को दोबारा कोशिश करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। पूरा फोकस वही होना चाहिए कि मुझे स्कोर कैसे निकालना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि उसका दिमाग पे मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग मजबूत रहेगा तो वो आगे गेम बहुत अच्छे से कर पाएगा। और भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इमोशंस कहीं भी बाहर आ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। जी जी, जो आई थिंक होता है स्पोर्ट्स पर्सन की थोड़ी वीकनेस हो जाता है वो, है ना, हाँ, फीलिंग्स हाँ, का कंट्रोल ना हो बिल्कुल पाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अमेजिंग। सो आपके जैसे आपने ट्रेनिंग करी होगी इन सब चीज़ों की, तो किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों की होती है जिस तरह की आपकी मेंटेलिटी और हार्ड होती है और आप फोकस कर पाते हैं चीज़ों पे? जैसे मैंने कराटे किया है, किक बॉक्सिंग किया है, जिजित्सु गेम मैंने किया है। तो इसमें मतलब कुछ चीज़ें जैसे होता है कि परिवार में जैसे सुख दुख लगे रहते हैं, तो हमारे जो कोच थे तो वो कहते थे ठीक है, लेकिन अपने कैरियर को ध्यान दो। गर्ल्स का होता है ना कि कोई फंक्शन आया तो नेल पेंट लगा लेना, लाइक मेकअप कर लेना, मेहंदी लगा लेना। तो हमारे टाइम पे क्या होता था, कोच भी हमारे ऐसे थे, जैसे मेहंदी लगा ली, लाइक कोई ओकेजन आ मेहंदी लगा ली, तो वो नेक्स्ट डे बोलते थे आपको पता है कि मेहंदी का कलर एकदम नहीं जाता। तो वो ये कहते थे कि चाहे तुम इसको पत्थर से रगड़ो, चाहे कैसे बैठो, इसको हटाओ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे दिमाग के अंदर ये डाल दिया था कि ये जो आपके घर वाली ये जो वातावरण है, बाहर का जो वातावरण है, ये अलग है। और जब आप गेम के अंदर आ गए हो तो फोकस ओनली गेम। तो उस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि मैं वहाँ प्रोग्राम में गई थी तो ये लगा रह गया, या मतलब हमारा शुरुआत से यही रहा है अजय जी कि हमने प्रॉपर फोकस अपने गेम को दिया। तो जब गेम को फोकस दिया, घर में सुख दुख लगा रहा, कोई कभी डेथ भी हो जाती है, कभी किसी की शादी होती है, तो हम उसको अटेंड ना करके गेम को ही फोकस करते थे। तो सबसे ज़्यादा हमने जो तवज्जो दी अपने गेम को दी, तो प्रॉपर गेम की तरफ फोकस हमारा चला गया। तो उस वक्त जैसे मैच रहता है, वही मैंने आपको कहा कि दिमाग को मजबूत करना। अगर हमें चोट भी लग जाती है तो हमारा ये रहता है कि इस चोट का इलाज बाद में हो सकता है कि, लेकिन ये मेडल ये बाद में नहीं आएगा, और ये मोमेंट बाद में नहीं आएगा, और नहीं मुझे बाद में चाहिए, ये मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी अचीव करना है। तो इस तरीके से हमारे माइंड को सेट हमारे कोच करते हैं कि नहीं, जब फोकस है तो प्रॉपर गेम की तरफ फोकस करना चाहिए। आई थिंक तभी जो होता है कि वो जो भी प्लेयर्स होते हैं वो मेडल कहीं ना कहीं ला पाते हैं, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी रहती है और डू और डाई वाले की, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इस तरह का बिल्कुल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि अभी रिसेंटली आप बता रही थी आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी खेल के आई हैं, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? यूरोप आई थिंक आप गई थी। हाँ। तो थोड़ा बता पाएंगे हम सबको? हाँ, मैंने अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी जो हमारी पोर्टुगल में हुई थी, यूरोपियन कंट्री में, उसमें हम गए। तो बहुत अच्छा था, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ उसमें आई थी और काफ़ी सारे प्लेयर्स थे, और वर्ल्ड लेवल पे सामना करना मेरी लाइफ में पूरी इतनी जर्नी मेरी रही है। 17 ईयर्स मेरे को हो गया है मार्शल आर्ट करते हुए, और पूरी जर्नी में वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेरी फर्स्ट टाइम थी, और बहुत सारी कंट्रीज़ में आई थी, और एक से बढ़कर एक प्लेयर होता है वर्ल्ड में ना खेलने वाला। तो वहाँ पे मतलब ठीक है, मेडल आना तो हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि मैं मेडल लेके अपने देश में जाऊं, और वो एक अलग ही इवेंट, वो एक अलग ही मोमेंट रहता है कि मेडल लेके जाना। हर एक खिलाड़ी ये सोचता है मैं मेडल लेके जाऊं। लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपनी कैटेगरी में 5th रैंक हासिल की है पूरे वर्ल्ड पे। हाँ, और वो भी कोई आसानी से नहीं आती है। बहुत बहुत बधाई हो आपको उसके लिए। बहुत गट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और मैं अपने कोच को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, और हमारे जो इंडिया प्रेसिडेंट हैं संतोष कुमार अग्रवाल जी, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है हमें लेके, और हमारे उत्तराखंड प्रेसिडेंट है अरविंद कुमार कोटनाला जी, उन्होंने भी मुझे गेम के लिए काफ़ी सपोर्ट किया, जो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप किक बॉक्सिंग में खेल पाई। वाह, बिल्कुल, आप सभी के ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँ तो मेडल लेकर आऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब की ब्लेसिंग है। जो लोग देख रहे हैं आपको, वो सब चाहेंगे कि आप ऐसे एक, जैसे हम कहते हैं देश की बेटी, और एक इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो हम चाहेंगे कि गोल्ड मेडल तक आए, और अब और ज़्यादा जो आपकी ड्रीम है वो पूरे हों। जी जी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता होगा ना कि जैसे आप कभी आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारी इंडिया लाइक सच अ बिग कंट्री, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप से यूरोप गए, तो क्या रिस्पॉन्स रहता है लोगों का, किस तरह से वो इंडिया को देखते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बुरा नहीं मानिएगा, जिस तरीके से हमारे देश में क्रिकेट गेम है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई, अच्छा गेम है, ठीक है, और हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा आगे तक उसको कन्वे करें, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को
इन गेमों को भी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि जो खिलाड़ी के जो हुनर है ना अंदर वो निकल के आए। जब इन गेमों को वैल्यू मिलेगी तो खिलाड़ी निखर के आएगा, और खिलाड़ी निखर के आएगा तो वो मेडल देगा। जैसे लास्ट टाइम ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर और खिताब जीता, पूरे देश को चमका दिया था। मैं मानती हूँ कि उससे पहले, मैं ऐसा नहीं कहती कि लोग इस गेम को जानते नहीं थे, लेकिन ये गेम कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास का जो वातावरण है जिनमें मैंने देखा, ये गेम एक स्कूलों तक ही सीमित था कि 12th क्लास तक स्कूलों में जो गेम होते हैं इंटर स्कूल तक, उसी में चक्का फेंक, भाला फेंक के गेम होते हैं, अदरवाइज नहीं। तो लोग उसको देख के काफ़ी जागरूक हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन गेमों के लिए भी लोग जागरूक हुए और इसको आगे बढ़ाएं। और जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने एशियन चैम्पियनशिप में मैं आपको बताना चाहूँगी 2021 में अबू धाबी में एशियन चैम्पियनशिप हुई जुजोत्सु की, उसमें मैंने देश को 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। अरे वाह जी। और साथ ही 2023 में बहरीन में एशियन चैम्पियनशिप हुई थी जुजोत्सु की, जिसमें मैंने देश को फर्स्ट मेडल देने वाली, मतलब जब मेडल्स की शुरुआत होती है बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं, तो जब फर्स्ट डे मैच हुआ था जुजोत्सु का तो इंडिया में किसी का मेडल नहीं रहा था। सेकेंड डे जब मैच की शुरुआत हुई तो इंडिया को फर्स्ट मेडल मैंने ही दिया था और ब्रॉन्ज मेडल दिया था। और जब वापस आते हैं तो देश का, मैं सरकार करती है सपोर्ट, मैं ये नहीं कहती कि सरकार सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन उस हद तक नहीं करते जिस हद तक क्रिकेट को सपोर्ट मिलता है। और हमारे जो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं ऋषिकेश की रहने वाली हूँ, लोगों का मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है और बहुत अच्छा है। जीतने के बाद भी वो लोग एक रैली के माध्यम से और मतलब तांता लगा रहता है, विधायकों का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये सब मेरे घर में आते हैं और शुभकामनाएं देने के लिए आते हैं, और या फिर अगर वो थोड़ा बिजी रहते हैं तो वो मुझे बुलाते हैं। तो मतलब सपोर्ट करते हैं, काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं, मनी से लेकर वैसे पूरा सपोर्ट करती है हमारी सरकार। जी बड़े, मुझे आपसे बात करते हुए बड़ा ऐसा गर्व सा महसूस हो रहा है कि कि हमारे शहर में रहकर आप इतना मतलब बिकॉज आई थिंक कि अगर आप किसी ऐसे छोटे शहर में रहते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को, और फिर उस तरह के उस लेवल पर जाकर खेलना। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके सारे गेम्स के लिए और सारे मेडल्स के लिए। मैम ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप अभी डिस्कस कर रहे थे हमसे कि गेम्स के बारे में कि क्रिकेट जो है उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलता है, और इस तरह के गेम्स जैसे कि आप बहुत सी बात करें कि नीरज चोपड़ा जो है वो जब से वो जेवलिंग थ्रो में जो एक मेडल लेके आए तब से लाइक ही इज़ अ स्टार नाउ, एंड पीपल वांट्स टू फॉलो, मतलब लोग चाहते हैं कि उनको फॉलो करें, वो गेम जो है वो परस्यू करें, तो उन्होंने पूरी डेफिनेशन बदल दी उसकी, है ना। पर कई बार ऐसे भी होता है खिलाड़ियों के साथ, बिकॉज गेम है तो हार जीत तो लगा रहता है ना। तो जैसे अभी आपने पता हो आपको विनेश फोगाट जी जो है, जो उनका डिस्क्वालीफाई हो गया था, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है, और कैसा ऐसा कभी कुछ आप लोगों के साथ भी होता है? विनेश फोगाट देखो अपने आप में एक जीता जागता सितारा है और उन्होंने देश को पहले भी बहुत से मेडल दिए हैं। और ठीक है, ओलंपिक में अभी सभी को पता है, पूरे जगत को ही पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, नो डाउट। और सेमीफाइनल क्लियर करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, और उस चैंपियन को जिसको शायद आज तक कोई हरा ही नहीं सका, उसको उन्होंने हराया। ये अपने आप में बहुत बड़ा गर्व का विषय है। विनेश फोगाट जी को मैं पॉडकास्ट के माध्यम से ही शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि भले ही आप स्वर्ण मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन आप हमारे देश का सोना हो, जिसे शायद कोई नहीं अचीव कर सकता है, जिसे मतलब जैसे 24 कैरेट का सोना तो खरीदा जा सकता है, लेकिन आपको कभी नहीं खरीदा जा सकता। आप वो सोना हो देश के लिए, और आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे विनेश फोगाट जी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आपने देखा होगा उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है 100 गेम वजन की वजह से, तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं, और ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी उसके लिए मेहनत नहीं करता। उन्होंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, पूरी रात वजन घटाने में लगे रहे, उन्होंने अपने बालों को भी दान काट दिए और ब्लड भी डोनेट किया है, पूरी मेहनत उन्होंने की है। शायद उनके नहीं था किस्मत में ये मेडल, लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत की, और वो जैसा मैंने आपको कहा हमारे देश का एक सोना है, जिन्हें अभी कभी नहीं खरीदा जा सकता, और एक दिन ज़रूर आएगा ऐसा, और वो ओलंपिक चैम्पियन बनेंगी। तो मैं मेरी जर्नी में भी एक ऐसा मोमेंट आया था कि जब मैं बहरीन जा रही थी 2022 में, तो तब मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई थी कि मेरी जो कैटेगरी थी, मेरे वेट इवेंट जो था -63 kg था। और कुछ ही दिन पहले, मतलब 3-4 दिन पहले ही मेरे पास कॉल आया था कि आपका जो नाम है -57 कैटेगरी में डाल रहे हैं,
कि आपसे हमें उम्मीद है कि आप वेट घटा लेगी। और उस टाइम मेरा वेट 61 kg था, तो उस वक्त मैं अच्छे से खा पी सकती थी कि मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता और मैं अपने वेट में अच्छे से खेलती। तो उस वक्त जब मैंने वेट घटाना शुरू किया तो जब एकदम से सडनली आपको न्यूज़ मिलता है ये हाँ सडनली न्यूज़ कि मिलता आपकी है, कैटेगरी जो है वो चेंज हो गई है। बिल्कुल। तो आप जान सकते हैं कि उस वक्त 61 kg मेरा वेट था और 5 से 6 किलो घटाना कोई आम बात नहीं। और कितने डेज थे आपके पास? 4 to 5 days ओनली। माय गॉड। और उसमें 2 days तो फ्लाइट में ही निकल जाते हैं हमारी, मतलब तैयारियों में, पैकिंग में, इसी में निकल जाते हैं। तो मुझे जब पता चला तो मैंने विंड चीटर डाल के और अपना ड्रेसअप करके प्रॉपर मैंने रनिंग शुरू किया। उसके बाद मैंने लगभग 3-4 घंटे मैंने रनिंग किया। उसके बाद मैंने आके चेक किया, ओनली 1 kg ही कट हो पाया था और इस तरीके से मेरा रहा। फिर मैंने रनिंग किया, धूप नहीं देखी मैंने, छाँव नहीं देखी मैंने, बारिश नहीं देखी, मैंने रनिंग किया। और कब से मतलब पूरे दिन भर आप? हाँ पूरे दिन भर, मतलब मैंने अगर रिलैक्स लिया तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट्स, अगेन रन अगेन रन अगेन रन। और जिस टाइम मुझे पता चला था कि वेट कम करना है तो उसी समय से मैंने एक प्रण ले लिया था कि मैं तब तक कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक मेरा वजन घटेगा नहीं। और उसी वक्त से मैंने पानी भी छोड़ दिया था। पानी भी छोड़ दिया था क्योंकि ऐसा ये था कि मुझे ये डर था कि अगर मैंने एक सिप अगर मैंने पानी भी पी लिया तो कहीं मेरा वजन बढ़ ना जाए। तो जब जिस दिन मुझे निकलना था उस दिन बस में तो वजन कम होना ही नहीं था और लास्ट मेरा वेट 59 kg रुक गया था। मेरे को 59 kg के बाद भी वेट घटाना था 57। अभी कितना kg और घटाना था अभी आपको? 2 kg और घटाना था। हाँ बस में थी, एयरपोर्ट पे गई, यहाँ तक कि हमारे साथ वाले जो थे जिनको 100 या 200 ग्राम से घटाना था तो वो लोग जब खाने पीने निकले तो वो लोग बोल रहे थे नहीं लेमन वाटर ले ले, इसमें कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं, मैंने बताया ना आपको सब, मुझे लेमन वाटर तो बहुत दूर की बात है, एक सिप भी ये लग रहा था कि मेरा वजन ना बढ़ा दे। तो फ्लाइट से जैसे हम लोग गए और जब हम लोग पहुँचे एक लास्ट मोमेंट ही था जिस वक्त वेइंग चल रहा था, तो वेइंग में मेरा वेट 59 kg। तो अच्छी बात ये थी कि मैं 3 इवेंट्स उस वक्त खेल रही थी। तो फर्स्ट इवेंट में मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। जिस तरीके से हमारी बहन विनेश फोगाट जी डिस्क्वालीफाई हुई, वेट के कारण मैं भी डिस्क्वालीफाई हुई। तो बड़ा पेनफुल होता हुआ ना उस टाइम पर कि आप पूरी तैयारी के साथ जा रहे हो बट जस्ट बिकॉज ऑफ वेट। बहुत पेनफुल होता है उस वक्त। मैंने आपको बताया कि दिमाग पे कंट्रोल करना एक खिलाड़ी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस वक्त मैंने अपने बहुत बुरा लगा लेकिन मैंने अपने दिमाग को समझाया कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट इवेंट है उसके लिए मैं अपने वेट को। अच्छा उसके दिन आपका एक और इवेंट था? हाँ क्योंकि जैसे नेक्स्ट डे मैच होता है तो एक दिन पहले हमारा वेट होता है। हाँ तो जब नेक्स्ट डे मैच चल रहे थे हमारे इंडिया के प्लेयर्स के, तो उस दिन किसी का मेडल नहीं रहा। यही हमारे लिए बहुत, मतलब पहले वेइंग से डिस्क्वालीफाई, फिर उसके बाद गेम में किसी का मेडल नहीं सेम डे। तो मतलब एक बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग चलने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है आज। तो हमारे जो कोच थे उन्होंने कहा चलो स्टेडियम, तो मैंने कहा नहीं मैं तो अपना वेट घटाऊंगी। तो खैर उस वक्त MMA के एक प्लेयर थे सुमित, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और बिल्कुल उनको थैंक यू। हाँ और मेरे लाइफ के वो ऐसे प्लेयर हैं एक बड़े भाई के रूप में जिन्होंने मुझे उस वक्त ट्रेनिंग कराई। वो भी खुद जुजित्सु के भी प्लेयर हैं। तो उनका उस ये मैच नहीं था तो उन्होंने एक छोटी बहन के रूप में मुझे कहा कि मेरी ट्रेनिंग थोड़ा हार्ड होती है, कर पाओगी? तो मैंने कहा जो भी होगा, क्योंकि देखो मैं उस वक्त खिलाड़ी का क्या होता है ना, करना है अब तो फिर कभी नहीं, या तो अभी या तो फिर कभी नहीं। तो मैंने कहा जो भी होगा मैं करूँगी। तो जो बहरीन देश है वो 40 से 50 किलोमीटर में पूरा देश खत्म है, बहुत छोटा देश है। तो आधा देश सुमित बहन ने मुझे रनिंग करके घुमाया और तो पूरा घूमे, मतलब आधा देश ऐसे घूम चुके आप? हाँ, रनिंग रनिंग करा के हमें ये भी नहीं पता था हम किस रोड से निकल रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, बस रनिंग करनी है, मतलब रनिंग करनी है। उसके बाद जब मेरे आप मान ही सकते हैं कि 3-4 दिन से बंदे ने कुछ खाया नहीं, तो उसकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी। और मतलब पानी का भी ये था कि जब ज़्यादा ही होठ सूख जाते थे तो भैया मतलब एक फिंगर से टच करते थे लिप्स पे कि बस ठीक है खड़े रहे, पानी भी नहीं पीने दे रहे। बड़ी हार्ड ट्रेनिंग है। हाँ तो एक समय तो ऐसा था कि मैं खुद नहीं पी रही थी और एक समय ऐसा था कि भैया ने फाउंडेशन लगा दी कि अब नहीं पीना है, अब वेट कम करना तो पीना ही नहीं है। तो उसके बाद जब पैरों ने जवाब दे दिया बिल्कुल इतना रनिंग करके, तो भैया ने बोला कि अभी हाथ जिंदा है
अब हाथों से काम होगा। तो मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने मेरे पैर अपने शोल्डर्स पर लिया और मुझे स्विमिंग पूल के आसपास हाथों से वॉक करवाया। उस माय गॉड, दौरान मतलब हाथों से भी रनिंग चल रही है। हाँ, उस दौरान हाथों से वॉक कराया और हाथों पे छाले पड़ गए थे मेरे बहुत ज़्यादा। और लेकिन बोलते हैं ना, मेहनत रंग लाती है। जो मेहनत करता है भगवान भी उसकी मदद करता है। तो ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ के साथ हुआ। तो उसके बाद जब मैंने वेट चेक करने में गई तो मेरा वेट करेक्ट 57.0 आया। अरे वाह। हाँ, और भैया ने बोला कि चलो आप वेट देने चलते हैं। तो वहाँ मेरा वेट करेक्ट 57 आया। तो नेक्स्ट डे के मैच के लिए मैं रेडी थी। वहाँ भी मेरी जर्नी में कुछ ऐसा आया कि भैया ने मुझे खाना नहीं खाने दिया। नेक्स्ट डे मैच था, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मेरे को वेट देना था नेक्स्ट इवेंट के लिए। तो वेट मेंटेन करना मुझे तो उस बीच हम कुछ खा ही नहीं रही थी मतलब? नहीं। तो उस वक्त ये था कि भैया ने मेरे को केवल 1 कप में इलेक्ट्रोल घोल के दिया, केवल 1 कप, कि ये पियो और सिप सिप करके पीना, क्योंकि नेक्स्ट डे मैच है, थोड़ा एनर्जी ज़रूरी है। तो वीकनेस नहीं लगा आपको बॉडी में या कुछ इस नहीं, तरह का? बोलते हैं ना कि जब आप कुछ अचीव कर लेते हो ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरा वेट करेक्ट आ गया। तो पूरा जो वीकनेस थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सिप बाय सिप वो कप पिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब कोई वेट कम करता है ना, वो सुबह सबसे पहले अपना वेट ही चेक करने जाएगा। तो सही कह रहे हो। हाँ, उस दिन तो मेरा वेट होना था। तो शाम को नेक्स्ट उसके लिए होना था, उस दिन मेरा इवेंट था। तो इवेंट से ज़्यादा मुझे वेट की टेंशन थी। तो जब मैंने वेट चेक किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा वेट फिर 59 kg पे आ गया। फिर से बनाएंगे? हाँ, केवल 1 कप इलेक्ट्रॉल पीने से। तो भैया जो थे, भैया ने कहा कोई बात नहीं, तुम मैच खेलो। तो उसके बाद देखते हैं, वेट शाम को चेक होगा, तुम मैच खेलो। और उस दिन इंडिया की जब मैचेस की शुरुआत हुई, उस दिन कोई मेडल नहीं रहा। और इंडिया को सबसे पहला मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, वो मैंने दिया। वाह, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसमें सुमित भैया का साथ था, हमारे लोगों का आशीर्वाद था, क्योंकि बोलते हैं बिना ब्लेसिंग्स के कुछ नहीं होता है, ठीक है। और उनका साथ था, बाकी थोड़ी बहुत मेहनत थी, मम्मी पापा का आशीर्वाद था। तो मैंने ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया। हमारे प्रेसिडेंट स्पेशली मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए आए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद मैं स्टेडियम से निकल गई, क्योंकि मेडल सेरेमनी शाम को होती थी 4 बजे। बट आपके दिमाग कहने चल रहा हो कि वेट क्या करना है। यही था। सोचो ये स्पोर्ट्स में भी कितनी बड़ी बात है कि एक गेम जीत चुका है पर उसे अगले गेम का थोड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी से ज़्यादा एक वो था, अब अगला गेम है, तो उसमें क्या करना है। तो बोलते भगवान भी उसका साथ देता। तो मैं सेम गई। हिम्मत तो बिल्कुल टूट ही चुकी थी 4-5 दिन से ऑलरेडी, और कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो जैसे आपने हमारे इंडिया में ना कि पार्किंग ओपन में ऊपर ही रहती है, तो ज़्यादातर इंटरनेशनल कंट्रीज़ में बेसमेंट पे रहती है पार्किंग में। उस साइड बहुत ज़्यादा वार्म एरिया रहता है। तो मैंने रनिंग ऑन रोड ना करके उधर किया, तो स्वेटिंग हो। हाँ, मैंने वहाँ किया। उसके बाद मेडल सेरेमनी के लिए मुझे फ़ोन आ गया कि तुम्हें आना है। और मैंने वेट भी चेक नहीं किया कि मेरा वेट कितना घटा है, क्या है। अच्छा, उसके बाद ही वेट चेक था? वेट चेक नहीं किया। बेसमेंट की रनिंग के बाद मैंने सीधा अपना ट्रैक सूट पहना और वेट वहाँ चली गई मैं मेडल के। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे वॉमिटिंग हो गई। और लोग दुखी होते हैं, मुझे वॉमिटिंग हो गई, और मैं खुश थी कि शायद जो मेरे अंदर था वो निकल जाएगा। ओह माय गॉड। तो मैं उस वक्त में बहुत ज़्यादा खुश थी कि शायद मेरा वेट घट जाएगा। और मैं खुश हो रही हूँ और माता रानी का नाम ले रही हूँ, माता रानी अच्छा आपने ये कर दिया। अरे ठीक है। और मैंने अपना मेडल लिया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी थी मेडल की। मतलब ये नहीं था कि अब मेरा मेडल आ गया अब छोड़ो क्या होता, नहीं। मुझे ये था कि और उम्मीद बढ़ गई थी, मुझे नेक्स्ट इवेंट में मेडल कैसे भी करके जीतना है अभी। माय गॉड। हाँ, तो फिर और आपकी बॉडी के लेवल पे आप काफ़ी मतलब वीक भी फील कर रही होंगी। बिल्कुल वीक भी फील कर रही थी, लेकिन वॉमिट भी हो रहा है, तो तब भी पर लेकिन वो गोल दिमाग जा को है। मैंने फोकस रखा कि नहीं, अब मुझे वो करना है। दिमाग फोकस रहेगा तो मांसपेशियाँ अपने आप फोकस करेंगी। तो जब मैं वेट चेक कराने के लिए गई, अब वो माता रानी का आशीर्वाद मान लो या वॉमिटिंग मान लो या मेरी मेहनत मान लो, तो मेरा वेट करेक्ट 57 आ गया। और नेक्स्ट डे अगेन मैंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीता। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब मुझे तो पता नहीं कितनी बार शुभकामनाएं देनी पड़ेगी मुझे पॉडकास्ट दौरान। उस वक्त मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो मैं यही कहूँगी कि हर खिलाड़ी की जर्नी में ये मोमेंट शायद आता होगा कि वेट कम और बढ़ाने का आता है। माय गॉड, मैं तो ब्लैंक हो चुका हूँ दोस्तों, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं और क्या पूछूं। बिकॉज क्योंकि जैसे जिस तरह से वो बता रही है ना कि मतलब कि कितना वैसी चीज़ है कि आपको वॉमिट हो रहा है, आपकी तबीयत एक तरह से ख़राब है, वॉमिट का मतलब ये है, पर आप खुश हो रही है कि नहीं अच्छा है कि मेरा वेट कम हो जाएगा। तो इससे दिखता है कि क्या मेंटेलिटी और क्या फोकस रहता है स्पोर्ट्स प्लेयर्स का, कि
और मतलब मैं ऐसे बताऊँ कि मैं तो एक इंसान हूँ कि अगर मेरा ब्रेकफास्ट ना हो तो मुझे लगता है कि भाई दिक्कत हो रही है, कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा। इवन मैं जैसे बहुत बार पॉडकास्ट करता हूँ या कई इवेंट पे जाते हैं तो अगर मैं ब्रेकफास्ट बना तो मैं कई बार मीटिंग कैसे करता हूँ कि नहीं आज एनर्जी नहीं है तो हो नहीं पाएगा। बट आई थिंक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए हेड्स ऑफ है आप सभी को, बहुत ज़्यादा कि क्योंकि आई थिंक तभी ये चीज़ें हो पाती है, तभी ये जो मेडल है, बिकॉज इट्स नॉट अ जोक कि आप अपनी बॉडी को इस तरह से कंट्रोल करो थ्रू द माइंड कि वो फोकस इतना फोकस रहते हो आप लोग। लाइक मैं तो कहूँगा कि जो अर्जुन थे जिनकी तरह उनकी तरह फोकस रहता है स्पोर्ट्स प्लेयर का, तभी आई थिंक अर्जुन अवार्ड भी जो मिलता है लोगों को, तो बड़ा ही इंस्पायरिंग है कि किस तरह से 3-4 दिन आपने मतलब पेट को करने के लिए पूरी मशक्कत चल रही थी और आपको इतने अच्छे लोग मिले जिन्होंने आपको, भैया ने आपको सपोर्ट किया। वाह। और मैं जानना चाहूँगा कि मतलब क्या फीलिंग होती है जब कभी जैसे आप वो 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए और सिचुएशन ऐसी थी कि आपको पता भी नहीं कि क्वालिफाई हो गए नहीं होंगे। हाँ। तो क्या फीलिंग थी आपकी? वो उस वक्त बहुत चीज़ें फीलिंग्स तो मैटर करती ही हैं, लेकिन बहुत चीज़ें ना ऐसी हो जाती कि जो हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हमारी लाइफ में ऐसा हो जाएगा। कि फीलिंग्स तो यही थी कि सबसे पहले बंदा कॉल करता है अपने जो कोच होते हैं उनको, क्योंकि इंडिया के कोच अलग जाते हैं, जो हमारे कोच होते हैं वो नहीं जा पाते, तो सबसे पहले उनको बताते हैं कि ऐसा हुआ है। और एक खिलाड़ी की अचीवमेंट ना वो होती है कोच की अचीवमेंट। एक कोच मानता है वो मेरी अचीवमेंट है क्योंकि उसने उसको रेडी किया है, और एक माँ बाप वो आपके सबसे प्रथम गुरु होते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया, वाईफाई से व्हाट्सएप कॉल किया, और मैंने उनको बताया। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया। और वो इस टेंशन, मतलब एक जो माँ बाप होते हैं ना, देखो पता है क्या, एक स्पोर्ट्स प्लेयर जो होता है उसके लिए मेडल मायने रखता है, सामने जो और लोग हैं उनके लिए मेडल मायने रखता है, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना उनके लिए मेडल से अलग अपना बच्चा मायने रखता है। तो उनका ये था कि मेडल बात में सबसे पहले ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो मेरे को मेरी तबीयत ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। जब मैं यहाँ पे आई तो मतलब जैसे मैं आई यहाँ पे, मैं टैक्सी से उतरी तो मैंने देखा हमारे ऋषिकेश के लोग, यहाँ तक कि मेरा भाई रहते को भी, और ऋषिकेश के बहुत सारे लोग उस वक्त मालाएँ लेके, और मतलब पूरा बैंड बाजा, लाइक पूरा एक स्वागत जो मैंने शायद सोचा भी नहीं था। पूरे ऋषिकेश में एक रैली निकाली गई, और रात के 11 बजे शायद उस वक्त हम किसी भी अच्छे पदाधिकारी को फ़ोन करते हुए डरते हैं कि नहीं ये सही समय नहीं है कॉल करने का। वो लोग उस वक्त मेरे घर में मौजूद थे कि वो मुझे शुभकामनाएं देने के लिए आए थे। वो एक बहुत ही अलग फीलिंग्स थी कि वो क्या था, अनएक्सपेक्टेड था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई वो मेडल लेने की, और आगे भी मैं बहुत से मेडल अचीव करना चाहती हूँ। बिल्कुल ज़रूर लाएंगे। आई थिंक जिस तरह का आपका माइंडसेट है और जिस तरह की आप मतलब आई थिंक कि एज वी आर द ऑडियंस जो हम गेम देखते हैं तो हमें नहीं पता कि उसके पीछे का स्ट्रगल क्या होता है, उसके पीछे की कितनी एफर्ट लगती है। कि जो उनके साथ विनेश फोगाट जी उनके साथ हुआ डिस्क्वालीफाई होगी, तो बहुत सारी बातें चलती रहती चीज़ों को लेकर, बट वी डोंट नो ना कि कितना सारे एफर्ट्स पीछे लगते हैं। जैसे कि आपने बताया कि वो लगे हुए यहाँ मशक्कत करने में पहुँच चुकी हैं, बट नहीं पता कि डिस्क्वालीफाई होंगी, गेम खेल पाएंगी नहीं खेल पाएंगी, जीतना हारना तो बात की बात है, बट आपका डेडिकेशन था कि आप जीती भी, मतलब क्वालिफाई भी हो फिर जीती भी एक मॉडल, तो बड़ा। अब मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि गेम्स हैं तो हार जीत तो लगी रहती है ना, तो जैसे ये तो हाँ एक ऐसा विनिंग मोमेंट ना, ऐसे बहुत सारे मोमेंट ऐसे रहे होंगे जिसमें आप नहीं कोई मेडल जीत पाए बहुत सारे कारणों से, तो वो उस टाइम पे क्या थॉट चल रहे होते हैं? क्योंकि मैं ऐसे कई बार ऐसे अगर जैसे बिकॉज हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और क्रिकेट ऐसा गेम है जो आप बहुत देखते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि आपके सामने दिख रहा है कि आप क्रिकेट मतलब ऑलमोस्ट आप मैच हार चुके हैं, बट आपको खेलना है बिकॉज कुछ पॉज बची हुई है किस तरह से, और कितना प्रेशर रहता हो इंसान। मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं कभी इस जगह पहुँच गया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि प्रेशर बहुत है आप पे, क्योंकि पूरा इंडिया आपको देख रहा है, उस उम्मीद में देख रहा है कि आप वो जीत के आएंगे। वर्ल्ड कप में कई बार हम हार जाते हैं, गेम है चलता रहता है। तो जब आप कभी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश को, और वहाँ पर कभी आप किसी कारण से हार जाए हो, तो क्या क्या फीलिंग होती, क्या लगता है? ये अभी मेरे साथ हाल ही में हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया पोर्टुगल में वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी किक बॉक्सिंग की, तो वहाँ पर जब मेरा ब्रॉन्ज मेडल के लिए क्वार्टर फाइनल जब मेरा मैच था, तो उस वक्त मेरी कमज़ोरी है कि मुझे जो पीछे से जो कोच बैठा ना वो चेयर अप करे कि मतलब आपको खेलना है, वापस नहीं आना है।
तो उस दिन मैं अपने कोच को बोल के गई, जो हमारे इंडिया कोच थे। मैंने उनको कहा कि अगर, क्योंकि मैंने उनको ये कहा, अगर मुझे ज़रा भी ये लगा, जैसे आपने अभी बात कही कि आपको सामने से दिख रहा है आपका मैच हाथों से निकल गया, कि लेकिन फिर आपको कैसे फील आती है, तो वही वाली बात है कि कोच कहीं मतलब जो प्लेयर होता है ना अंदर, वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो ही जाता है कि सब खत्म हो गया। लाइक ऐसा उसको ये नहीं रहता कि मैंने पास्ट में इतने मेडल जीते हैं, लेकिन वो अपना प्रेजेंट देखता है अब सब खत्म हो गया। तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है। और जब एक ब्रॉन्ज मेडल के मैच के आधार पे आप खड़े हुए एक मेडल रेंज पे, तो उस वक्त मैंने अपने कोच को कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे बोलना, अंदर जाओ और खेल, बस मैं रो भी जाऊँ, कुछ भी हो जाए अंदर जाओ और खेल। तो उस दिन ऐसा हुआ, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, परेशान नहीं हो, हम तेरे साथ हैं। और खैर कभी ऐसा हुआ नहीं, मुझे उस दिन पता नहीं क्यों ऐसा फील आया कि ऐसा होगा कुछ। तो जब मैं मैच खेलने के लिए गई तो मेरे कोच को एक बार भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम खेलो। मेरी नोज़ पे चोट लगी, ब्लीडिंग भी हुआ, लेकिन मैंने अपना मैच कंटिन्यू रखा। और जब मैच ख़त्म हो गया, ओवर हो गया और मैं हार गई, ये वर्ड मैं कभी यूज़ नहीं करती कि मैं हार गई। मैं जब हार गई लिटरली, तो उस वक्त बहुत बुरा लगता है कि ऐसा ही जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी आगे क्या होगा। और सब मैच देख रहे थे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। घर वालों को सबसे बड़ी बात है कि जब आप लगातार मेडल जीते हो तो आपके क्षेत्रवासियों की ना एक उम्मीद बन जाती है। वो उससे पहले प्रोग्राम्स की तैयारी कर बैठते हैं कि हमारा बच्चा आएगा और हम उसके लिए इस बार ये अलग करेंगे, उसको खुश करने के लिए। पेरेंट्स की एक वैसी मेंटलिटी बन जाती है, हमारे बच्चे का फ़ोन आने वाला होगा कि मैंने ये मेडल अचीव किया है या मैंने ये क्वालिफाइड किया है। तो जब ऐसा आता है तो सब बहुत बुरा लगता है कि अब क्या होगा, मतलब हाथ पैर भी कांपने लग जाते हैं कि अब कैसे क्या होगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि एक मानसिक संतुलन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके बाद ये रहता है कि कोई बात, नेक्स्ट टाइम फोकस की, आज नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट टाइम, उस वक्त तो एक प्रण लेके जाता है कि यही वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी और इसमें अब की बार मैं मेडल लेके जाऊंगा अपने देश के। वाह, सैल्यूट है आप सभी लोगों को, नो क्या किस तरह का मेंटलिटी रहता है। तो बड़ा ही कमाल रहता है, मतलब कि क्योंकि जब पूरा देश आपको देख रहा हो, इस तरह की चीज़ें हो रही हो, वहाँ पे इतना प्रेशर रहता है चीज़ों का, और फिर भी आप उसको अगर संभाल पाएँ। और इट्स ह्यूमन नेचर कि थोड़ा बहुत तो आपको डिमोटिवेट होंगे, थोड़ा बुरा लगेगा, बट अगेन फिर से खड़ा होना, दैट्स अ बिग थिंग। ओके, सो आई नो काफ़ी हद तक हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ चुके हैं। कुछ चीज़ें और जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप जैसे कि मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि किन किन लोगों का आपकी लाइफ में, बिकॉज यू नो इट्स अ बिग थिंग कि आप किसी इस तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे स्कूल टाइम पे अगर कभी हमें ऐसा कुछ मौका मिलता कि स्पीच में, डिबेट्स में आपको एज अ स्कूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी और बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आप स्कूल में जीत के आए हैं, कुछ करके आए हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। और मैं मानता हूँ कि जैसे हम ये पॉडकास्ट वगैरह रन करते हैं, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ सपोर्ट रहता है, मतलब मेरे पेरेंट्स का, थैंक्स टू देम ऑलवेज। और आप जैसे गेस्ट जो आते हैं हमेशा वो अपनी प्यारी प्यारी इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आते हैं। तो वैसे ही आपका इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये गेम को इस लेवल पर लेके आना, किन किन लोगों का सपोर्ट रहा है? अगर आप उनको थैंक यू कहेंगे तो दैट वुड बी सो ग्रेट फॉर देम। मैं सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए जिन्होंने मुझे आज तक यहाँ तक बढ़ाया, सबसे पहले मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मुझे यहाँ तक बढ़ाया और आज तक मुझे इतना सपोर्ट किया है। आपको पता ही है कि जब एक लड़की 25 क्रॉस करती है, 25 बहुत दूर की बात होती है, 20 एज के बाद ही एक शादी का प्रेशर आने लगता है। तो हुआ था मेरे साथ भी कभी ऐसा, मम्मी पापा ने बोला शादी की एज होती है, लेकिन जब मैंने खुद को प्रूफ किया और मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया, तो आज वो कहते हैं कि जब हमारी बच्ची का जो लक्ष्य वो हासिल करना चाहती है जब वो हासिल कर लेगी तो तब भी अगर वो शादी के बारे में सोचेगी तो ठीक है, अदरवाइज हमारी लड़की गेम ही करे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ, ये बहुत कमाल की बात है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने मम्मी पापा को और धन्यवाद करना चाहूँगी मैं हमारे उत्तराखंड कराटे एसोसिएशन के संजीव झांगड़ा सर, उनके आशीर्वाद से आज मैं बताना चाहूँगी मैं कोच भी हूँ, मेरी टीम बड़े बड़े स्तर पे खेल पा रही है। और हमारे विनय जोशी जी जो कि आज इंडिया प्रेसिडेंट हैं जिजित्सु गेम में, जिसमें मैंने आपको बताया मैंने एशियन चैम्पियनशिप में मेडल जीते हैं, तो वो उन्हीं के आशीर्वाद से जीते हैं। और साथ ही सुमित भैया का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है जिजित्सु में मेरे लिए, उन्होंने मेरे वेट ट्रेनिंग में मुझे काफ़ी हेल्प कराई है। और हमारे अरविंद कुमार कोटनाला जी जो कि किक बॉक्सिंग से हैं,
संतोष कुमार अग्रवाल जी जो कि इंडिया प्रेसिडेंट है, उनके आशीर्वाद से मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल पाई। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और यही चाहूँगी कि आप सभी का आशीर्वाद सपोर्ट मुझे लाइफ टाइम यूँ ही मिलता रहे। जी और ऋषिकेश के क्षेत्रवासी, उनका आशीर्वाद तो मुझे सदैव मिलता ही है। उन्हीं की ब्लेसिंग से मैं आज यहाँ तक हूँ। विदाउट ब्लेसिंग्स आप इतना आगे नहीं जा सकते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो उन सभी लोगों को सच में थैंक यू कहना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता, और ये नहीं होता तो ये पॉडकास्ट भी नहीं होता। और मुझे पर्सनली मतलब मैं कहूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ पॉडकास्ट में कि मैं पॉडकास्ट हमेशा इसीलिए करता हूँ, या जो मेरी करने का जो विज़न है कि हमारे ऋषिकेश में या जो भी हमारे शहरों में जो लोग हैं जो उनके पास जिन्होंने कुछ टैलेंट है, जिनके पास उन्होंने कुछ किया है, वो स्टोरी सामने आए। और मैं हमेशा से आपसे डिस्कस भी करता है कि मेरा खुद का एक पर्सनल मोटिव रहता है कि मैं सीख सकूं उन लोगों से, मैं उनके साथ बैठूं, समझूं, सीखूं कि किस तरह से उनका माइंड चलता है, क्या होता है, चीज़ें कैसे करता है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप इस बारे में बात करें कि फ्यूचर जो है मार्शल आर्ट्स का क्या, जैसे आपने भी बताया, अभी मैं उसी बारे में डिस्कस भी करने वाला था कि आप मैम जो है एक ट्रेनिंग अकेडमी रन करती हैं। आप बताएंगे कि ऋषिकेश में कहाँ पर है वो? मैं ऋषिकेश में ट्रेनिंग देती हूँ। पंजाब सिंह क्षेत्र धर्मशाला है गोपाल मंदिर के पास, वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग चलती है। और साथ ही बालिका विद्या मंदिर है 14 बीघा में, वहाँ मैं ट्रेनिंग देती हूँ। इसके पीछे भी मेरी एक स्टोरी रही है कि जब मैं गेम करती थी तो बीच में मैं जॉब करने लगी थी देहरादून में। तो उस टाइम पे मेरा फोकस पूरा जॉब पे चला गया था। उस बीच मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी कि त्रिवेणी घाट जो कि सभी जानते हैं, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ गई थी। तो उस वक्त कुछ बोलते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसे कुछ लोग थे, तीन चार ज़्यादा ही लोग थे, 5-6 लड़के रहे होंगे। तो उन्होंने कमेंट पास करना शुरू कर दिया कि मैंने कराटे का टी शर्ट पहना था मेनली ये। तो उन्होंने मुझे कहा क्या करेगी कराटे करके, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो पहले मैंने सुना, इग्नोर। और उसके बाद जब मुझे लगा कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो मैंने इसी कला से, जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसी कला है जिसमें किसी शस्त्रों का यूज़ नहीं होता है, आप खाली हाथ ही अपनी रक्षा कर सकते हो टेक्निक से। तो मैंने उन टेक्निक का यूज़ करते हुए मैंने 6 लड़कों को चित किया था अपनी इस टेक्निक से त्रिवेणी घाट में। और ये घटना है 2014 की। ओह माय गॉड। तो तब मैंने उनको चित किया था। और तब मुझे ऐसा लगा, तब तक मेरा कोचिंग का ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी ऐसा कोच ट्रेनिंग दूंगी। तो तब तक मेरा यही था कि मुझे अपनी लाइफ में अपने लिए करना है, गेम करना है, जितना आगे करना है देश के लिए करना है। लेकिन एज अ प्लेयर, एज अ कोच मैंने कभी ये नहीं सोचा था। लेकिन उस दिन मेरे मन में एक ख्याल आया कि आज अगर मेरे साथ हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है और होता भी होगा। तो ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे 500 फीस है, 1000 है। तो मैंने ये प्रण लिया कि मैं निःशुल्क सिखाऊंगी और कैंप लगाऊंगी और उन लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाऊंगी जो लोग जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो वो लोग आज भी अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजते। तो हम उनके लिए वहाँ जाते हैं, हम उनको सिखा के आते हैं कि किस तरीके से वो आत्मरक्षा गुण सीख के अपने लिए अधिकारों के लिए लड़ सकती है और अपनी सुरक्षा कर सकती है। तो तब मैंने ये प्रण लिया था कि मैं अब अपना कोचिंग सेंटर बनाऊंगी। और 2014 के बाद मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। और अभी भी मैं मतलब जैसे देहरादून लक्की बाग ले लो आप, या ऋषिकेश में स्कूल ले लो, कोई स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी ऐसी रही होगी साइड जिसमें शायद मैंने कोई कॉलेज में नहीं कराया होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कैंप लगाते हैं। और मेरी एकेडमी में भी ऐसा ही है कि देखिए जो लोग पे कर सकते हैं उनके लिए एक मिनिमम फीस है, और जो लोग नहीं पे कर सकते उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर ऐसा कोई खिलाड़ी है कि वो बहुत अच्छा खेल सकता है और लेकिन बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो हम उसके लिए, मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये बच्चा मुझसे अलग है, मैं उसके लिए खुद सड़कों पर उतर जाती हूँ मांगने के लिए। मैं हर विधायकों के पास, जो हमारे ऐसे उद्योगपति हैं जो सपोर्ट करते हैं लोगों को, उनके पास कि ये बच्चा मेरा खेलेगा, ये मेडल लेके आएगा, देश को रिप्रेजेंट करेगा या राज्य को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे बच्चों के लिए मैं फाइनेंशियली भी मतलब जितना हो पाता है अपने लिए अपने से करती हूँ, नहीं हो पाता तो मैं उनके लिए मांगती हूँ। और वो बच्चे जब मेडल लेके आते हैं वो उनकी अचीवमेंट से ज़्यादा मेरी अचीवमेंट होती है। और ऐसे ही मेरा एक प्लेयर है मनन डोगरा, वो 4 साल का बच्चा था और कैटेगरी शुरुआत होती है -8 या -9 ईयर्स में। तो तब उसने इटली के प्लेयर को हरा के, जो बच्चा 8 साल का था, आप मान सकते हैं 4 साल के बच्चे में 8 साल के बच्चे में बहुत फ़र्क होता है। तो उस टाइम पे एज अ कोच मेरी थिंकिंग ये थी कि नहीं, मैं नहीं खिला सकती, क्योंकि
क्योंकि पेरेंट्स ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके भेजता है अपनी कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तो उस टाइम पे मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी एज अ कोच कि नहीं, मैं उसको हार्म नहीं होने दे सकती। तो उस वक्त मेरी ट्रेनिंग से वो बच्चे को मुश्किल 1 से 1.5 साल ही हुआ था ट्रेनिंग लेते हुए। तो बच्चे ने मेरे को बोला, मैम आपने मुझे सिखाया है, छोटा सा तोतला बोला, मैं खेलूँगा। तो मुझे डर था बहुत। फाइट शुरू हुई, मेरा फेस नीचे था क्योंकि मैं उसको ना पिटते हुए नहीं देख सकती थी। ट्रेनिंग मेरी हार्ड थी, आई नो, बट एक इतना बड़ा बच्चा उसके साथ अगर खेल रहा है तो कैसे सफ़र करेगा, ये थोड़ा डाउटफुल था। और उस वक्त जब पूरे स्टेडियम में, ये हुआ था ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली, पूरे स्टेडियम में जब तालियों की गूंज उठी तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात आई कि एक बच्चा पिट रहा है और लोग ताली बजा रहे हैं, यार लोगों के मन में इतनी इंसानियत ख़त्म हो गई क्या। और जब मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने आके बताया, मैम मनन बहुत अच्छा खेल रहा है और उसने फेस किक लेके 3 पॉइंट्स लिए हैं, वाओ, ठीक है, तो मतलब बोलते हैं ना, गर्व से सीना चौड़ा हो जाना, बिल्कुल वो वाली बात हो गई। और जब मैंने सामने देखा मुझे इतनी खुशी थी। और मेरे प्लेयर इंटरनेशनल कॉम्पिट गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो तभी मैंने कोचिंग देना शुरू किया। और ऐसा कोच मैं यही कहना चाहूँगी कि एक कोच की अचीवमेंट वही होती है जब उसका एक खिलाड़ी बड़े लेवल पे पहुँच जाता है। मेरे पास कुछ जब भर्तियाँ आती है, आर्मी की भर्तियाँ आती है, तो बाहर से, ऊपर पहाड़ से लड़के भी आते हैं फिज़िकल ट्रेनिंग लेने के लिए। और वो ये बोलते हैं लिटरली कि आपके यहाँ से जिसने फ़िज़िकल ट्रेनिंग ले ली तो वो वहाँ के फ़िज़िकल में कभी मार नहीं खा सकता। वो एक बार को रिटर्न में मार खा जाएगा, फ़िज़िकल में मार नहीं खा सकता। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में मैट होती है, तो हम मैट केवल तभी लगाते हैं, इस चीज़ को अन्यथा में ना लें और कोचेस मेरे, तो हम मैट केवल तभी लगाते हैं जब बच्चे का मैच होता है। हम उससे पहले उसके लिए मैट की ट्रेनिंग उसको 1-1.5 महीना कराते हैं। उससे पहले हम अपने बच्चे को ना ज़मीनी स्तर से मजबूत बनाते हैं। जब मेरा बच्चा पुशअप करता है तो उसके यहाँ से खून भी आता है, ठीक है। मेरा बच्चा जलते रेत पे भी पंचेस करता है, वो इतना मजबूत ज़मीनी स्तर से हो जाता है कि जब कभी वो अगर मैट पे अगर गिर गया तो वो ये कहे कुछ नहीं हुआ, खेलो। तो मैं ये चाहती हूँ उसका एक फोकस रहे, अब मेरे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको चोटें वहाँ से, बोलते हैं ठोकरें ही इंसान को मजबूत होना सिखाते हैं। तो वो ज़मीनी स्तर पे इतनी ठोकरें खा लेता है, वो इतना मजबूत हो जाता है कि अब अगर आगे उसको कोई इंजरी हो भी जाती है बीच मैच में, तो वो इंजरी पे ध्यान ना देके अपने मैच पे ध्यान देगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक कोच का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चे की आगे के भविष्य पे। जी बिल्कुल यार, ये मैं कहूँगा यार बहुत ही कमाल काम करें, बिकॉज जैसे कि आप ऑलरेडी आप उस स्तर तक आप जाके आ चुके हैं, तो आपको पता है वो कैसे होता है, कितना उनको हार्ड ट्रेन करना होता है। और ये बड़ी बड़ी कमाल की बात होती है। जैसे कि मैं खुद एक कोच हूँ, कम्युनिकेशन सिखाता हूँ मैं, तो जब कभी मैं देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे सवाल मुझसे पूछ पा रहे हैं, बहुत अच्छा बात कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। उससे ज़्यादा बेहतर फीलिंग कोई हो नहीं सकती। तो जब आप बता रहे थे तो मुझे भी अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ याद आ रहा था, और आपके चेहरे पे वो स्माइल जो थी वो सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल होती है। बहुत सुंदर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी कभी जैसे बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे हैं, इसको देखते वक्त वो सोच रहे होंगे कभी मार्शल आर्ट्स के बारे में ना, इन सब चीज़ों के बारे में, जिस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, उनका भी कोई विज़न होगा। तो मनी वाइज कितना सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट का, या कितना इसमें मनी लगता है, क्या एक्सपेंस, बिकॉज ट्रैवल एक्सपेंसेस भी आपको स्टार्टिंग में देने पड़ते हैं, और किस तरह का रहता है पूरा इसमें? जैसे जब मैंने आपको बताया कि 2007 से मैंने खेलना शुरू किया था, तो उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो अभी कुछ टाइम से जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मैम रेखा आर्या जी, तो उनके द्वारा उद्यमान खिलाड़ी योजना का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे 8 साल के बच्चे से कैटेगरी शुरू होती है, क्योंकि देखो एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए या एक खेल को समझने के लिए तो एक एज चाहिए होती है। तो 8 साल का बच्चा बखूबी समझता है, अपनी पर्सनैलिटी को समझता है, सामने वाला क्या बात आपको समझा रहा है उसको समझता है, और वो एक चूज़ कर सकता है कि हाँ मुझे इस गेम में मज़ा आ रहा है, तो वो ये चूज़ करने की क्षमता उस वक्त रखता है। तो उनके लिए अलग अलग कैटेगरी में उद्यमान खिलाड़ी योजना का आयोजन किया है, कि जिसमें जो खिलाड़ी क्वालिफाई उसको करता है, एक बैटरी टेस्ट रखा जाता है, उसके बाद वो जिस गेम से है उसका टेस्ट किया जाता है, जो क्वालिफाई उसको करता है उसको 2000 दिया जाता है, और साथ ही 10,000 एक किट के आधार पे, ताकि खेल किट जैसे जो उपकरण यूज़ होते हैं, ग्लास या कोई भी गेम, रोप वगैरह ये सब, तो वो अपने लिए किसी और से उसे मांगने ना जाना पड़े, या कल के दिन जब वो एक खेलने के लिए जाए तो उसको ये ना रहे कि डिमोटिवेट ना हो, यार उस वक्त मुझे पास वो चीज़ नहीं थी, तो शायद मैं आज
होती तो मैं इस जगह पे होता। तो इसके लिए हमारी सपोर्ट काफ़ी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और जैसे नेशनल चैम्पियनशिप है और नेशनल चैम्पियनशिप का आय व्यय ये सब कुछ गवर्नमेंट दे रहा है, अब शुरू हो गया गवर्नमेंट का देना। और साथ ही जो नेशनल लेवल पे मेडल लेते हैं, इंटरनेशनल एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लेते हैं, उन्हें हमारी सरकार जॉब देती है। जैसे खेल डिपार्टमेंट में भी दे देती है, खेल प्रशिक्षक के रूप में दे देती है। और इसमें जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है, जैसे पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा होता है, आर्मी में होता है, रेलवे में होता है, तो इसमें भी जो खिलाड़ी है एज अ फ्यूचर, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की सोच यही होता है कि नहीं एजुकेशन के माध्यम से ही, पढ़ाई के माध्यम से ही वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है। ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे स्पोर्ट्स के माध्यम से भी एक खिलाड़ी एक बच्चा स्पोर्ट्स गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकता है। तो जैसे अभी हाल ही में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई थी, स्पोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उसमें ये था कि जो गेम्स मिनिस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो जिनका उसमें एशियन चैम्पियनशिप में मेडल है, तो उनको उन्होंने जॉब प्रोवाइड की है। तो बहुत अच्छा है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड थिंग आपने जो इन्फॉर्मेशन किया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि आई डोंट नो, मतलब या तो मैं गलत सोचता हूँ शायद, या फिर मैंने शायद ऐसे जो मैंने देखा चीज़ों को कि बचपन से हमें सिखाया गया या बताया गया है कि अगर आप सिर्फ खेल में ध्यान देंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। ऐसा आप देखा होगा आपने कई बार, सिर्फ पढ़ाई पर बहुत फोकस किया जाता है। अब चीज़ें बदल रही हैं ऑफ कोर्स, नो डाउट, जैसे आप बता रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है। तो पर अगर कोई खिलाड़ी या कोई व्यक्ति इसके अंदर ना वो खेल को लेकर कुछ ऐसी भावना रहती है, वो चाहता है उस खेल में आगे बढ़ना, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें सरकार ने कर दी, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, हर जगह कोटा मिल रहा है आपको, तो यानी कि आप जॉब वाइज भी सिक्योर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब वो परस्यू कर सकते हैं इस तरह के करियर, है ना, मतलब इस तरह का करियर बना सकते हैं अगर वो स्पोर्ट्स में भी आते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। कुछ और आप जो कहना चाहें, कुछ संदेश अगर आप देना चाहें इसके माध्यम से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे आज के टाइम पे पूरे देश भर में सबको पता है कि कोलकाता में जो रेप केस अभी हुआ है, तो ममिता देवनाथ जी बहन का, तो मैं यही कहना चाहूँगी उसके लिए पॉलिटिक्स ना होकर एक ऐसा एक्शन लिया जाए कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरे साथ हुआ था कि लोगों ने मुझे कमज़ोर समझ के मुझे कमेंट किया, और उस वक्त जब मैंने प्रण लिया कि मैं इस चीज़ को कन्वे करूँगी, तो मैं यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को भले आप एक क्लास कम पढ़ाएं, लेकिन ये हुनर ज़रूर सिखाएं ताकि वो दरिंदों का सामना कर सके। क्योंकि हर जगह माँ बाप या भाई साथ नहीं होते, आपको कुछ जगह में अकेले भी निकलना होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता होते हैं लेकिन वो अपनी ड्यूटीज़ पे इतना ज़्यादा बिजी होते हैं, अपने बच्चे के लिए नहीं जा सकते। और आपको पता है कि आज के टाइम पे हर बच्चा चाहता है कि मैं बाहर जाके एजुकेशन कंप्लीट करूं। पहले यही होता था कि दिल्ली तक जाऊं, अभी अब बच्चा चाहता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके करूं। तो उसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप हाथ में चाकू लेके चलें, क्योंकि देखो हर कंट्री में ये अलाउड नहीं है। अपनी कंट्री में अलाउड नहीं है तो दूसरी कंट्री में क्या होगा कि चाकू लेके चले, डंडा लेके चले, हर जगह अलाउड नहीं होता। आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहाँ चाकू लेके नहीं जाओगे। तो मैं इतना ही कहूँगी कि भाई सेल्फ डिफेंस अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। जो छोटे बच्चे हैं उनको गुड टच बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं कि किस तरीके से अगर आपको कोई बैड टच कर रहा है तो आपको उस फील का पता होना चाहिए कि आपको कोई बैड टच कर रहा है। तो सेल्फ डिफेंस को महत्व देकर आपको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करानी चाहिए। कराटे सिखाइए, डांस, सिलाई कढ़ाई ये सब भी कराइए आप, लेकिन साथ ही कराटे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी आने वाली बच्चियों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं, और इनके चीज़ को रोकने के लिए। क्योंकि हर चीज़ पे आप किसी के ऊपर आधारित नहीं हो सकते कि शासन प्रशासन हमारी मदद करेगा। कई बार हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। जैसे हमारा एक घर होता है, बोलते हैं ना घर होता है, तो एक लड़की को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, चाहे वो अपना घर है चाहे वो अपना ससुराल है, अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना है। तो मैं हर लड़की को यही कहूँगी और हर माताओं को, हर महिलाओं को ये कहूँगी, क्योंकि माताओं से बढ़कर अपने बच्चों को कोई नहीं जान सकता। और आज के टाइम पे हमारे देश में 3 साल की छोटी बच्ची से लेकर ना 70 साल तक की महिला सुरक्षित नहीं मानती मैं। कहीं भी एज का फैक्ट है ही नहीं कि पहले ये कहा जाता था कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे या वो ड्रिंक करके चल रही होगी या कुछ ऐसा। देखो हर जगह लड़कियां गलत नहीं होती है। तो मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे बॉयज़ हैं, हर लड़का गलत नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ लड़कों को जैसे नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है ना, तो इनके प्रति भी एक लेक्चर कराए जाने चाहिए कि भाई
कि क्या है ये और इसके करने से क्या हो सकता है। तो अधिकारों के लिए लड़कियों को खुद ही लड़ना होगा। तो अब कैंडल मार्च को छोड़कर शस्त्रों को उठाने की तैयारी करो और मार्शल आर्ट सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। और मैंने कहा ना जैसे कि सॉफ्ट नहीं, हाँ हाय नहीं, हट, ये आवाज़ अपने अंदर होनी चाहिए और इतना दम होना चाहिए सामने वाला आपकी आवाज़ से डर जाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मतलब जो मैम ने कहा बिल्कुल सही है कि मुझे भी लगता है कि आप ही अपने लिए जिम्मेदार है हर चीज़ के लिए ना। तो अगर आपको अपनी सुरक्षा करनी है तो इस तरह की चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। एंड आई विल से कि मतलब मस्ट है लाइक गर्ल्स वुमेंस के जिस तरह की चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, अनफॉर्चुनेट नहीं होनी चाहिए बट स्टिल इट्स हैपनिंग। तो वी विल डू लॉट ऑफ थिंग, वी आर डूइंग इट, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने की। बट अगर आई थिंक अगर हम इस तरह की चीज़ें सीख जाएँ, जैसे आपने वो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि उन्होंने आपको इस तरह से कमेंट किया तो आपको यू नो दैट थिंग, आपको आदित्य आपने एक तरह से इस तरह से उनको एक तरह का जवाब भी दे दिया है ना। तो इस तरह से अगर हर कोई सीख जाए तो दैट वुड बी गुड। और हम जैसे जो युवा हैं उनके लिए भी बढ़िया है बिकॉज वो भी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सके है ना, और अपनी बहनों को और महिलाओं को इस तरह से प्रोटेक्ट भी कर सके। सो थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पर्सनली मेरे को, मैं कहूँगा इसे, मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था कि मेरा स्पोर्ट्स को लेकर नॉलेज बहुत ही ज़्यादा नहीं था, बट आपके साथ डिस्कस करने के और आपके साथ पॉडकास्ट करने के आप काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को बहुत सीखने को मिला है। और मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में आया हो कि कितना ज़रूरी है मार्शल आर्ट और कितना एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए कितना मेहनत चाहिए होता है। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच टू एवरीबडी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। मैम के जो पेजेस हैं मैं उनको आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनकी जो, अगर ऋषिकेश में आप रह रहे हैं तो एक बार विजिट करें इनकी मार्शल आर्ट अकेडमी को। और मैं खुद चाहूँगा मैम कि मैं कभी ज्वाइन करूँ, थोड़ा बहुत सीख पाऊँ इतना भी। सो ऐसे ही प्यार बांटते रहिए और ऐसी इन तरह चीज़ों को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।